Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 24 of our spectrum, that is post-war national scenario. In the last lecture, we completed with our cabinet mission plan, the main points. और हमने ये भी देखा कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्या थे ग्रुप्स के. हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग जो है इट बिलीव्ड पाकिस्तान टू बी इम्प्लाइड इन कंपल्सरी ग्रुपिंग. मिशन ने ये भी बोला कि ऑफ कोर्स द ग्रुपिंग वाज कंपल्सरी, राइट. अब हम देखना चाहते हैं कि मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के. ग्रुपिंग्स की अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, ग्रुपिंग्स जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो हम एबीसी ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं जिसमें प्रोविंसेस को डिवाइड करने की बात हो रही थी, राइट. सो मैंने आपको बताया था कि उसमें बीएनसी जो है वो बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड था, राइट. तो अब हम देखना चाहते हैं कि मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे डिफरेंट पार्टीज के, डिफरेंट ग्रुप्स के कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर. इफ यू टॉक अबाउट कांग्रेस, कांग्रेस का जो सबसे पहला आपको यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिखेगा वो ये है कि इट डिड नॉट वांट कि ग्रुपिंग्स को वेट करना पड़े टू प्रोविंसेस को वेट करना पड़े टू लीव द ग्रुपिंग. ये एक आपको सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे कांग्रेस का देखने को मिलेगा, राइट. उनको ये लग रहा था, ऑफ कोर्स कैबिनेट मिशन प्लान में ये लिखा हुआ था कि आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो प्रोविंसेस हैं दे कुड चेंज द ग्रुपिंग, राइट. तो कांग्रेस ये बोल रही थी कि इन द फर्स्ट प्लेस इफ इट्स समथिंग विच इज कंपल्सरी, इफ दे डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग द ग्रुपिंग, तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ है. मतलब अगर आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो किसी प्रोविंस को कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करो, तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ है. और सेकेंडली उनको वेट करने, मतलब आप उनको वेट भी करवा रहे हो कि आप जनरल इलेक्शन के बाद ही ग्रुपिंग्स को छोड़ सकते हो, तो वो भी सही नहीं है, राइट. सो सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कांग्रेस का क्रिटिसिज्म था, ऑब्जेक्शन था कैबिनेट मिशन प्लान का, राइट. दूसरा जो आप देखेंगे वो जो क्रिटिसिज्म कांग्रेस का था वो था प्रिंसली स्टेट्स में आप इलेक्टेड मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हो. सो देर इज नो प्रोविजन फॉर इलेक्टेड मेंबर्स, राइट, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू कांग्रेस. अगर आप मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग चाहता था कि कंपल्सरी ग्रुपिंग हो, राइट. क्यों चाहता था? ताकि बी एंड सी जो ग्रुपिंग है वो सॉलिड एंटिटीज में डेवलप हो, ताकि एक फ्यूचर पाकिस्तान बन पाए, राइट. इसलिए लीग जो चाहता था, लीग क्या चाहता था कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं वो कंपलसरी हो. लेटर ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जो ग्रुपिंग्स हैं वो कंपलसरी हैं, राइट. तो लीग यही चाहता था कि जो ग्रुपिंग्स हैं वो कंपलसरी हो, ताकि जो बी एंड सी ग्रुपिंग्स हैं वो डेवलप हो सॉलिड एंटिटीज में, ताकि फ्यूचर में एक पाकिस्तान बन पाए. एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्योंकि कांग्रेस की इतनी सारी डिमांड्स थी और कांग्रेस को ये कैबिनेट मिशन प्लान पसंद नहीं आया था, तो मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि कांग्रेस जो है इस प्लान को रिजेक्ट कर देगी, राइट. तो अगर कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देगी और मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग को ही इनवाइट करेगी टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट, राइट. ये सोच रहा था मुस्लिम लीग कि कांग्रेस तो इसे रिजेक्ट करने वाली है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को मिल जाएगा. आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने जून 6 को एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान, राइट, जो लॉन्ग टर्म प्लान था पुट फॉरवर्ड बाय कैबिनेट मिशन. बट आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि कांग्रेस ने 24 जून को ये कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया. इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले जुलाई 1946 की बात करते हैं. जुलाई 1946 में जो इलेक्शंस हेल्ड हुए, कहाँ पे हेल्ड हुए? प्रोविंशियल असेंबलीज,
क्यों? फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हेल्ड हुए, किसमें? प्रोविंशियल असेंबलीज में, राइट। जुलाई 10 की अगर बात करें 1946, तो उसमें आपको नेहरू का एक स्टेटमेंट यहां पे नजर आता है। जुलाई 10 1946 नेहरू का एक स्टेटमेंट नजर आया, जिसमें नेहरू ने बोला, वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। मतलब क्या है कि वो इम्प्लाई कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके पास एक सॉवरेनिटी रहेगी टू डिसाइड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राइट। ऑल्सो इन्होंने एक और चीज स्टेटमेंट में बोली नेहरू ने, वो थी कि द बिग प्रोबेबिलिटी इज दैट देयर वुड बी नो ग्रुपिंग एज एनडब्ल्यूएफपी एंड असम वुड हैव ऑब्जेक्शंस टू जॉइनिंग सेक्शंस बी एंड सी। मतलब नेहरू के स्टेटमेंट, जो 10 जुलाई नेहरू का स्टेटमेंट आया 1946 में, उन्होंने ये इम्प्लाई किया कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीजन उन्होंने क्या दिया कि जो एनडब्ल्यूएफपी है और असम है उसको प्रॉब्लम होगी सेक्शन बी और सी को ज्वाइन करने में, राइट। ये एनडब्ल्यूएफपी और असम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि टेक्निकली जो प्लान दिया गया था एबीसी ग्रुपिंग्स का बाय ब्रिटिशर्स, तो एनडब्ल्यूएफपी और असम तो उसमें आते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास रूल्ड प्रोविंसेस थे इन एनडब्ल्यूएफपी एंड असम। ठीक है, कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस इन एनडब्ल्यूएफपी एंड असम, इसलिए यहां पे एनडब्ल्यूएफपी और असम की बात हो रही है, राइट। अगर आप जुलाई 29 1946 की बात करें, जो कि नेहरू के स्टेटमेंट के बाद की डेट है, तो लीग ने अपना जो एक्सेप्टेंस है उसे विड्रॉ कर लिया। और ये लीग ने क्यों किया होगा? क्लियर है, नेहरू का स्टेटमेंट रीजन था जिसके लिए लीग ने अपना जो एक्सेप्टेंस है उसे विड्रॉ किया। ऑल्सो उन्होंने कॉल फॉर एक्शन दिया, दे कॉल्ड फॉर एन एक्शन सिंस व्हेन? 16 अगस्त से दे कॉल्ड फॉर एन एक्शन फॉर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, टू अचीव पाकिस्तान। डायरेक्ट एक्शन को कॉल किया उन्होंने, ठीक है। लीग ने पहले तो विड्रॉ किया अपना जुलाई 29 को एक्सेप्टेंस टू का कैबिनेट मिशन, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन को कॉल किया 16 अगस्त से, फॉर व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। ये उन्होंने अपना विड्रॉ क्यों किया? ड्यू टू नेहरू स्टेटमेंट। नेहरू का स्टेटमेंट क्या था कि देयर इज प्रोबेबिलिटी कि कंपल्सरी ग्रुपिंग्स नहीं होंगी, राइट। एक छोटा सा हम वेवल का एक ब्रेकडाउन प्लान देखते हैं कि क्या था, राइट। वेवल ने अपना जो प्लान है कैबिनेट मिशन को मई 1946 में प्रेजेंट किया था, ठीक है। उसने एक मिडिल कोर्स, एक मिडिल पाथ निकाला था रिप्रेशन और स्कटल के बीच में, राइट। इस प्लान में उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश आर्मी को हम विड्रॉ करेंगे, राइट, और ऑफिशियल्स को हम विड्रॉ करेंगे टू मुस्लिम प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और बाकी जो कंट्री है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, वो हम कांग्रेस को दे देंगे, ठीक है। ये था वेवल का प्लान, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज सुपरसीडेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने इसको सुपरसीड किया और ये जो वेवल का प्लान है ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया। बट ये जो प्रपोजल था, ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान था, इससे दो चीजों का पता चलता है। क्या? पहला तो कि ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया कि इट वाज इम्पॉसिबल ऑफ सप्रेसिंग एनी फ्यूचर कांग्रेस लेड रिबेलियन। समझ रहे हो आप? क्योंकि कांग्रेस को वो रेस्ट ऑफ द कंट्री दे रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि उनको समझ में आ चुका था कि जो कांग्रेस का कोई भी और रिबेलियन है उसको हम सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो वो अपने फोर्सेस को नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रख के रेस्ट कंट्री जो है वो कांग्रेस को देने को तैयार थे, राइट। क्योंकि उनको पता था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे अब, जो अब रिवोल्ट होने वाला है, रिबेलियन होने वाला है, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कुछ जो हाई ऑफिशियल सर्कल्स थे इन इंग्लैंड, दे वॉन्टेड टू मेक नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको पता नहीं है कि नॉर्दर्न आइलैंड क्या है
और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, प्लीज सर्च, बट दिस इज वॉट दे वॉन्टेड फॉर इंडिया, राइट? ओके, this is clear. Now we come to communal holocaust and interim government, right? आपको मैंने बोला मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के लिए कॉल किया, राइट? कब से कॉल किया? August 16th 1946, ऑलमोस्ट क्या 1 year बिफोर आर इंडिपेंडेंस, राइट? और यहाँ से सीन जो है रैपिडली ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आया. कम्युनल राइट्स जो है आपको अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, उस स्केल पे देखने को मिल रहे हैं जिस स्केल में कभी इंडिया में दिखे ही नहीं, जिस वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड. वर्स्ट हिट एरियाज की अगर आप बात करें, नोआखाली बिहार, राइट, गढ़मुक्तेश्वर इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, देन यू हैव कैलकाटा, बॉम्बे एक्सेट्रा, राइट? अब जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो यहां से आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, राइट? वो कैसे भी चाहते थे कि समहाउ कांग्रेस को वो इंटरिम गवर्नमेंट, वेवल जो है वो समहाउ ही वाज ईगर कि समहाउ वो कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बनवा दें उससे, राइट? इवन इफ मुस्लिम लीग उस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट ना बने, तो वेवल जो है उनका यहाँ पे डेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वो कैसे भी इंटरिम गवर्नमेंट बनाए, भले ही मुस्लिम लीग उसका पार्ट ना हो. और ये शार्प कॉन्ट्रास्ट में है विद द शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है? शिमला कॉन्फ्रेंस में तो उल्टा बोला गया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? आपको याद है ना, हमने शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ा था, तो इट वाज डिपार्चर फ्रॉम वेवल स्टैंड. उस वक्त जो वेवल का स्टैंड था टुवर्ड्स माइनॉरिटीज इन मुस्लिम लीग, उससे यहाँ पे आपको शार्प डिफरेंस दिख रहा है, राइट? यहाँ पे वेवल चाहते हैं कि कैसे भी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए, कांग्रेस को कैसे भी कन्विंस कर लिया जाए, भले ही मुस्लिम लीग उस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बने ना बने, क्योंकि कम्युनल राइट्स उस लेवल के हो रहे थे, ठीक है? इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं. मास एक्शन बाय कांग्रेस से डर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? इसीलिए एक कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट बनता है सितंबर 2nd 1946 को, ठीक है, राइट? ऑब्वियसली नेहरू was the head of this interim government, right? And he also continued to insist on parties' opposition to compulsory grouping. नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे थे, उसको हेड कर रहे थे, ऑल्सो वो कंटिन्यूसली बता रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि वो कंपल्सरी ग्रुपिंग ऑफ ABC जो कंपल्सरी ग्रुपिंग है उसके खिलाफ है कांग्रेस, राइट? नाम तो इंटरिम गवर्नमेंट था, लेकिन काम और जो पावर है वो इंटरिम गवर्नमेंट वाली नहीं थी. इट वॉज मोर लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड एग्जीक्यूटिव जो होता था ना वाइसरॉय का, उसके जैसे उसका कंटिन्यूएशन ही था बेसिकली ये, राइट? राइट? कैसे आपको पता चला कि ये जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय है? इट डज नॉट हैव दोज मेनी पावर्स. क्योंकि आप देखेंगे वेवल ओवर रूल्ड द मिनिस्टर्स ऑन द इशू ऑफ रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स इन हिज लास्ट कैबिनेट मीटिंग इन मार्च ऑफ 1947, ठीक है? वेवल ने ओवर रूल कर दिया मिनिस्टर्स को किस इशू पे? रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स के इशू पे. इससे आपको पता चलता है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला होता था गवर्नर जनरल का, वही था. इंटरिम गवर्नमेंट के पास कोई खास पावर्स ऐसी थी नहीं. एक और चीज जो आपको यहाँ पे नोटिस में आएगी वो ये है कि अक्टूबर 26 1946 तक वेवल ने क्या किया, मुस्लिम लीग को इनकलकेट कर दिया इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है? वेवल कैसे भी करके मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर ले आए, ठीक है? लीग जो है उनको अलाउ किया वेवल ने टू ज्वाइन इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है? और वो फिर भी डायरेक्ट एक्शन कंटिन्यू कर सकते थे.
आप समझ रहे हो, वेवल ने यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने अलाउ किया कि जो लीग है अभी भी डायरेक्ट एक्शन इम्प्लीमेंट कर पाए, जो उनका कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन था अगस्त 16 के बाद से, वो कंटिन्यू करे, फिर भी वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बन पाए, राइट। डिस्पाइट इट्स रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशंस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स, राइट, डिस्पाइट its insistence on compulsory grouping, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को लाइक नज़रअंदाज करते हुए उनको मुस्लिम मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनाने का काम किया वेवल ने, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट था उसके लीडर्स कौन थे। आई जस्ट वांट यू टू फॉर 2 minutes लुक एट द 14 मिनिस्ट्रीज and then we'll continue. ओके, जवाहरलाल नेहरू जो है वो बने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज रिमेंबर दैट, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है, इतना याद है, वाइस प्रेसिडेंट थे वो, प्रेसिडेंट देंगे तो नहीं लिखना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जवाहरलाल नेहरू, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ। वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बलदेव सिंह, डिफेंस। जॉन मताई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। राजगोपालाचारी, एजुकेशन। बाबा, वर्क्स, माइंस एंड पावर। राजेंद्र प्रसाद, very important, agriculture and food. Jagjeevan Ram, labor. Asaf Ali, railway. लियाकत अली खान, फाइनेंस, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, असफ अली जो हैं वो कांग्रेस से ही थे, रेलवे संभाल रहे थे, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से थे, फाइनेंस संभाल रहे थे, राइट। इब्राहिम इस्माइल की अगर आप बात करें वो भी मुस्लिम लीग से थे, कॉमर्स संभाल रहे थे, तो फाइनेंस और कॉमर्स मुस्लिम लीग के पास था। ऑल्सो कम्युनिकेशन मुस्लिम लीग के पास था, अब्दुल रब निश्तर संभाल रहे थे कम्युनिकेशंस। हेल्थ भी मुस्लिम लीग के पास था, गजनफर अली खान संभाल रहे थे हेल्थ एंड लॉ, जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मुस्लिम लीग को देखने को मिल रहा है, फाइनेंस लियाकत अली खान, यू हैव कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल, you have communications Abdur Rab Nishtar, ठीक है, then you have health Ghaznafar Ali Khan, you have law Jogendra Nath Mandal. Important, I suggest you to remember कि मुस्लिम लीग के पास कौन सी मिनिस्ट्रीज थी इन इंटरिम गवर्नमेंट। अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, वाइस प्रेसिडेंट नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है। पटेल का आपको पता ही होगा कि होम, ठीक है। बलदेव से आपको याद रहेगा डिफेंस, राइट। राजगोपालाचारी, एजुकेशन, इजी टू रिमेंबर। राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड। लियाकत अली खान, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस, ठीक है, इतना तो याद रखना ही है, ओके। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच देखें और अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ लीग देखते हैं अब हम क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो लीग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी इन द वर्किंग ऑफ दिस, राइट। जो लीग है उसने अपनी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग है December 9th 1946 को, वो भी उसने अटेंड नहीं की। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑफ कोर्स जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग है उसमें सिर्फ उनको कन्फाइन करना पड़ा टू पास अ जनरल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस जो विच वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है, ठीक है, जिसमें आइडियल्स मेंशन थे लाइक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, राइट, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स, ऑटोनमस यूनिट्स की बात की गई थी, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई थी। तो मतलब बेसिक जो फर्स्ट आपकी मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी, December 9th 1946, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया गया था जो कि ड्राफ्ट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू,
राइट. इनफॉर्मल मीटिंग्स जो थी वो भी अटेंड करने को मना कर दी थी लीग ने. लीग क्या करता था, जो भी डिसीजन या अपॉइंटमेंट कांग्रेस करता था उसको क्वेश्चन करता था. लियाकत अली खान तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग का पार्ट थे. उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया बहुत सारी फाइनेंसेस को, जिस वजह से एफिशिएंट जो आपकी फंक्शनिंग है मिनिस्ट्रीज की वो नहीं हो पाती थी. राइट. बेसिकली लीग जो है एक तरीके से एक ही चीज़ के लिए लड़ाई कर रही थी. वो क्या थी? फॉर पाकिस्तान. राइट. कांग्रेस का लड़ाई यहाँ पे अलग था, मुस्लिम लीग की यहाँ पे अलग लड़ाई थी. राइट. The Congress demand that the British get the League to change its attitude in the interim government or quit was voiced ever since League joined the interim government. Right. तो कांग्रेस क्या चाहती थी आपको पता है कि बेसिकली या तो लीग अपना एटीट्यूड चेंज करे या इंटरिम गवर्नमेंट को क्विट करे. राइट. सो फेब्रवरी 1947 में क्या किया कांग्रेस ने? 9 members of the Congress wrote to the cabinet, to the viceroy, demanding resignation of Muslim League members and threatening. क्या थ्रेटन किया कि अगर मुस्लिम लीग के मेंबर्स रिजाइन नहीं करते हैं तो विड्रॉ कर लेंगे खुद के नॉमिनीज को कांग्रेस वाले. राइट. उसके बाद आप देखेंगे कि आगे चल के लीग जो है उसने डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, जो कि इट वाज लाइक अ लास्ट स्ट्रॉ. राइट. और अब एक क्राइसिस ऐसी डेवलप हो चुकी थी जो अब ब्रिज नहीं हो सकता था वो गैप, क्योंकि आप समझ सकते हैं डिसोल्यूशन अगर डिमांड कर रहा है लीग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके लिए इतनी लड़ाई करके कांग्रेस और आपकी बाकी पार्टीज और ऑल्सो एट वन पॉइंट लीग एंड अदर सिटीजन ऑफ द कंट्रीज पहुंचे थे, उसके डिसोल्यूशन की डिमांड कर रहा था लीग. राइट. So this is it. In the next lecture we'll continue with birth and spread of communalism in India. Till then, all the best.